2 एप्सिलॉन 0 ए। अब इसमें क्या होगा, एक एप्सिलॉन 0 से एक एप्सिलॉन कट जाएगा, एक क्षेत्रफल से एक क्षेत्रफल कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ डी एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो हमने अपॉन 2 को क्या लिखा, पहले 1 अपॉन 2, फिर लिखा एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, फिर क्या बचा ए इंटू डी, तो ए इंटू डी। अब ये जो ए इंटू डी आया है, ये प्लेटों के मध्य आयतन है। कैसे है, क्षेत्रफल में अगर हम इस लंबाई से या दूरी से गुणा करें तो आयतन बन जाता है, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हमने इससे क्या गुणा कर दिया, तो क्या बन गया आयतन। तो यानी प्लेटों के बीच आयतन कितना हो गया, वी, वॉल्यूम। तो u बराबर क्या मिला, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू वी। अगर हम इस v का मान इसमें भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, u अपॉन वी। तो u अपॉन वी माने v का भाग दे दिया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं इस भाषा में, एकांक आयतन। आयतन को या तो एक तरफ दो, या दोनों तरफ आयतन से भाग दे दो, या आयतन को इससे भाग दे दो, एक ही बात है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा घनत्व, और इसी को कहते हैं हम एकांक आयतन की ऊर्जा। u अपॉन वी बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछा जाए परीक्षा में कि संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का मान या उसके एकांक आयतन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो आपको एकांक आयतन की ऊर्जा का सूत्र सिर्फ ये लिखना है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, पहला प्रश्न है, पानी की एक समान 27 बूंदों पर समान आवेश है, यदि सभी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए। क्या करना है, छोटी छोटी 27 बूंदें हैं, सबको इकट्ठा करके क्या बना रहे हैं, बड़ी बूंद बनाई जाए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव से कितना अधिक होगा, पहली चीज। दूसरा, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता से कितना गुना अधिक होगी। ये 2 हमें ज्ञात करने हैं मान। एक तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है, जो छोटी से कितना अधिक होगा, और दूसरा बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करनी है, तो छोटी की धारिता से कितने गुना अधिक होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने मान लिया कि छोटी बूंद जो है उसकी त्रिज्या छोटी है तो स्मॉल आर ले लिया, छोटी आर ले लिया। बड़ी बूंद जो है तो बड़ी त्रिज्या ले लिए, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर। अब क्या होगा, अब आप ध्यान से समझें, अगर हमने यहाँ पे एक बड़ी बूंद ली है, ये बड़ी बूंद है, और ये किससे मिलकर बनी है, एन छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनी है। तो ये जो बूंदें हैं, इस तरह से हमने कितनी बूंदें ले ली है, 27 बूंदें हमने ले ली। आप ये मान के चलना, अगर यहाँ पूरी 27 नहीं हो रही तो आप 27 मान के चलना। तो ये सारी की सारी बूंदें किसमें समा गई हैं, एक बड़ी बूंद के अंदर। इसका मतलब है पूरी बड़ी बूंद जो है, बूंद का आकार होता है गोलाकार। कैसी आकृति होती है, गोलाकार। तो बड़ी बूंद का जो जो गोला बना है, यानी बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो सभी छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो यानी एक बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर, 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ चूंकि बड़ी बूंद है तो यहाँ बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ किसका आयतन, 27 छोटी बूंद का। एक बूंद का आयतन कितना है, इतना, 27 का 27 गुना हो जाएगा, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों तरफ से 4/3 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यू बराबर 27 आर क्यूब। 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिरका 9 है 27, यानी इसको लिखा हमने आर क्यू बराबर 3 आर की पावर। दोनों तरफ से हम जिस तरह से वर्गमूल लेते हैं, इस तरह से हम दोनों तरफ से क्या ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे। तो घनमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, आर बराबर 3r। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले 2 चीजें ज्ञात करनी है, एक तो विभव निकालना है और एक धारिता ज्ञात करनी है। तो हमने ये मान लिया कि जो छोटी बूंद है, उस छोटी बूंद पर आवेश का मान स्मॉल क्यू है, बड़ी बूंद पर आवेश का मान कैपिटल क्यू है। बड़ी बूंद पर विभव हमने कैपिटल भी लिया है, छोटी बूंद का विभव स्मॉल भी लिया है। बड़ी बूंद पर आवेश क्यू कितना आएगा, 27 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर, यानी 27 क्यू, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 27 बार तो 27 क्यू। बड़ी बूंद का जो विभव है बी बराबर आवेश बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। बड़ी बूंद का आवेश और बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो बड़ी बूंद पर आवेश क्यू कितना है, 27 क्यू, तो ये आ गया 27 क्यू अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, और कैपिटल आर का मान पहले हम ज्ञात कर चुके, कितना आया था, 3 इंटू स्मॉल आर।
अब इससे 3 से 27 कट जाएंगे 9 बार, ये 27/3 हमने अलग लिख दिया है, इंटू क्यू अपॉन 4πε0r। 3 से 27 9 बार कट गए, यहाँ 9 आ गए, और क्यू अपॉन 4πε0r। ये जो मान है छोटा, यहाँ देख रहे हैं आप क्यू अपॉन 4πε0 और या अगर हम कहें छोटी बूंद पर हमें विभव निकालना है तो छोटी बूंद का आवेश, छोटी बूंद पर आवेश इतना, छोटी इसके बाद 4πε0 छोटी बूंद की त्रिज्या, तो ये ये विभव किसका होगा, छोटी बूंद का, स्मॉल वी। तो ये क्यू अपॉन 4πε0r क्या है, छोटी बूंद पर विभव का मान, तो 9 इंटू वी। तो V कैपिटल V बराबर 9 इंटू स्मॉल वी। इससे ये पता चलता है कि बड़ी बूंद पर जो विभव है वो छोटी बूंद के विभव का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। छोटी बूंद पर विभव V बराबर कितना है, Q अपॉन 4πε0r। देखो अभी हमने जो सवाल लगाया था और बड़ी बूंद पे जो विभव आया था वो ये आया था, V बराबर 9 इंटू छोटी बूंद के विभव के गुणनफल के बराबर। हम इस सूत्र को प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ ये सूत्र याद करना है। छोटी छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बना रहे हो और बड़ी बूंद पर विभव का मान पूछा है, छोटी बूंद का विभव आपको दिया गया है, तो आप बड़ी बूंद पर विभव इस सूत्र की सहायता से V बराबर, ये बड़ी बूंद पर विभव है स्मॉल n की पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद पर विभव। कैसे ज्ञात करेंगे, n जो है बूंदों की संख्या है, V जो है वो छोटी बूंद पर विभव है। अब हमें बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। हमारे सवाल में कितनी बूंदें थी, 27, तो हम स्मॉल n की जगह क्या लिख दें, 27, 27 की पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद का विभव V। अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2/3 इंटू V। ये जो V का जो गुणा है वो इस पे है, इस तरह से। तो अब हमने 3 की पावर 3, घात के ऊपर घात अगर होती है, घातांक की जो नियम है x की पावर m और उसकी पावर n, तो इनका क्या हो जाता है, आपस में गुणा। तो ये घातों का गुणा हो गया, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, इंटू वी। तो 3 की पावर क्या आया, 2 इंटू वी। तो 3 की पावर 2 इंटू वी यानी 3 दिया 9, 9 वी। पहले भी मान कितना आया था, 9 वी, और अब भी मान कितना आया, 9 वी। तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शॉर्टकट तरीका अपना के कर सकते हैं। अब हमें दूसरा जो क्या निकालना था, बड़ी बूंद की धारिता के छोटी बूंद की धारिता से कितने गुना अधिक है। हमने मान लिया बड़ी बूंद की जो धारिता है वो कैपिटल सी है और छोटी बूंद की धारिता को हमने सी डैश मान लिया है। बड़ी बूंद की धारिता, गोले की धारिता, बूंद किस प्रकार की है, गोले, गोले के आकार की, तो गोले की धारिता क्या थी, सी बराबर 4πε0 कैपिटल आर के, जहाँ कैपिटल आर क्या है, बड़ी बूंद की त्रिज्या है जो कि क्या है, गोलाकार है। अब कैपिटल आर का मान किसके बराबर था, 3r के, तो 4πε0 की जगह ये आ गया और आर की जगह 3r आ गया। 3 को हमने पहले ले लिया, 3 इंटू 4πε0r। चूंकि ये 4πε0 कैपिटल आर है तो ये बड़ा गोला है, छोटा आर अगर होगा तो छोटा गोला होगा, छोटी बूंद की। तो सी बराबर 3 4πε0r, जो 4πε0r है वो छोटी बूंद की धारिता है। तो सी बराबर 3 इंटू सी डैश। इससे ये पता चलेगा कि जब बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों से हम बड़ी बूंद बनाते हैं तो उसकी जो धारिता है वो कितनी गुना हो गई है, 3 गुना हो गई है। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता से 3 गुना हो जाएगी। अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है, 3 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है और इन्हीं को वापस समांतर क्रम में हमें जोड़ना है, और हमें ये पता करना है कि किस क्रम में धारिता का मान कितना आता है। तो हमने मान लिया, सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं क्या, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े रहते हैं संधारित्र, मैंने पहला संधारित्र, पहली प्लेट, ये दूसरी, दूसरे संधारित्र की पहली से जुड़ती है, दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से जुड़ती है, फिर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट ये किसी बिंदु P से जुड़ी है, ये से, इनके बीच में शायद जनरली हम सामान्यतः क्या है, बैटरी से इनको जोड़ देते हैं। तो तीनों किस क्रम में है, एक ही कतार में है या एक श्रेणी में है, तो इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में धारिता के लिए, तुल्य धारिता के लिए हमने सूत्र ज्ञात किया था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। हमें पता है C1 का मान 2 माइक्रोफैरड है, C2 का मान 3 माइक्रोफैरड है, C3 का मान 4 माइक्रोफैरड है। मान रख देंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, C1 C2 C3 के हमने मान रख दिए। क्या हुआ, 2 3 और 4, इनका एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया हमने, वो क्या आया 12, 2 से भाग दे दिया, 12 में 6 बार, 6 का गुणा इसमें हो गया, 6 आ गया, 3 चौके 12, 4 का गुणा 1 में जी 4, 4 3 12, 3 का गुणा ये आ गया, 6 4 10 और 3 13, 13/12, 1/c बराबर ये आया, सी बराबर 12/12
13, 12/13 का मान इसका मतलब है 1 से कम है। तो इसमें हमने कहा था, जब पढ़ाया था, कि इसमें सबसे कम धारिता का जो संधारित्र होता है उससे भी कम धारिता हमें प्राप्त होती है श्रेणी क्रम में। तो 2 माइक्रोफैराड से भी कम है ये 12/13। अब चलते हैं हम दूसरा समांतर क्रम में। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी पहली जो प्लेट है वो किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है और दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। समांतर और श्रेणी क्रम को पहचानने का तरीका है, श्रेणी क्रम में क्या है, एक ही मार्ग होता है, कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे आप इस बिंदु से चले तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक से अधिक अगर रास्ते होते हैं आवेश या धारा के प्रवाह के लिए तो हम कहते हैं उसे समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सूत्र हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो C1 का मान 2, C2 का मान 3, ये सब माइक्रोफैराड में, 2 3 5 4 9, इस तरह से C बराबर 9 माइक्रोफैराड। ये समांतर क्रम में इस संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हमारे पास अगला सवाल है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, 3 संधारित्र हैं, 10 माइक्रोफैराड, 20 और 30 माइक्रोफैराड के हैं। एक बैटरी से इनको जोड़ा गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो अब हमें ये पूछा है कि P और N के मध्य तुल्य धारिता का मान हमें ज्ञात करना है। किसके बीच, P और N के बीच। इसी इन दोनों के बीच में ही ये 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। अब हमें ये पता करना है, सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि जो समांतर क्रम में जुड़े हों या श्रेणी क्रम में एक साथ एक से अधिक जुड़े हों उनकी तुल्य धारिता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें ये दो लग रहे हैं कि ये समांतर क्रम में, पर पहचानेंगे कैसे समांतर क्रम। ये धनावेश से हमेशा धारा दूर जाती है, यानी आवेश का जो प्रवाह होगा वो बिंदु P से होते हुए, अब जैसे ही यहाँ पहुंचे, इसके बाद ये जो रास्ता आया, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। हमने पिछले सवाल में आपसे कहा था कि जब आवेश के लिए या धारा के लिए एक से अधिक रास्ते जहाँ हो तो हम ये कहते हैं कि वो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और अगर एक ही रास्ता है तो वो श्रेणी क्रम में है। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से दो रास्ते, एक ये है और एक ये, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों ये जो संधारित्र है वो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इन दोनों का हम संयोजन निकाल लेते हैं। तो P और Q के बीच में कितने संधारित्र हैं, 10 और 20। कैसे हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2। हमने मान लिया इन दोनों को मिले धारिता को C डैश। तो C डैश बराबर क्या आएगा, C1 का मान 10, C2 का मान 20 बराबर 30 माइक्रोफैराड। तो अब इन दोनों को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह एक 30 माइक्रोफैराड संधारित्र, ठीक है, जिसकी एक प्लेट Q से जुड़ जाएगी और एक प्लेट P से जुड़ जाएगी। तो हमने क्या किया, ये C डैश क्या मान आया 30, जिसकी एक प्लेट कहाँ जुड़ गई, P से, एक कहाँ जुड़ गई, Q से, और Q और N के बीच पहले से 30 माइक्रोफैराड। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ से आवेश जाएगा तो आवेश के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब दोनों के दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में जब दोनों हैं तो अब इनके लिए हम तुल्य धारिता जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 1/C बराबर, अब इसको C डबल डैश लिख लिया हमने, तो 1/C क्या सूत्र होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। इस 1/C बराबर हमने मान लिया 1/C डबल डैश मान लिया। अब इन दोनों के कारण तो क्या आया, 1/30 प्लस 1/30, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 30। यहाँ क्या आया, 1 प्लस 1, तो 1/C डबल डैश बराबर, तो 1/C डबल डैश बराबर 2/30 या कहो 1/15। तो इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, तो C डबल डैश बराबर 15 माइक्रोफैराड। तो इसका P और N दोनों बिंदुओं के मध्य जो तुल्य धारिता हमें प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 15 माइक्रोफैराड। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, सिर्फ हमें ये पहचानना होता है कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में और कौन से श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम को पहचानने के लिए वापस से बता रहे हैं, यहाँ से आप धारा चली या आवेश चला, जहां से एक से अधिक रास्ते आपको दिख जाए तो समझ जाइए आपको वो समांतर क्रम में, और यदि नहीं है रास्ते तो वो श्रेणी क्रम कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक चित्र ये दर्शाया गया है, इसमें PQ और N के बीच में ये 4.5, 3 और 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र दर्शाए गए हैं। हमें ये पूछा है कि 4.5 माइक्रोफैराड संधारित्र पर विभवांतर का मान क्या होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है। तो कौन से श्रेणी क्रम में, कौन से समांतर क्रम में, तो उसका हमने पता करने के लिए क्या कहा था कि बैटरी से आप चलो धनावेश से दूर, जैसे यहाँ चले तो यहाँ से आपको एक ही रास्ता है, यहाँ पहुंच गए, यहाँ दो रास्ते, इसका मतलब ये दोनों के दोनों संधारित्र कैसे हैं,
समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम इनको हटा के एक बनाने का प्रयास करें। मान लो यहाँ 2 की जगह 3 होते समांतर क्रम में, तो तीनों को बना के हम एक करते। तो 3 और 6 माइक्रोफैरड के समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान दोनों जुड़ जाते हैं जितने भी होते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 से। C बराबर 3 प्लस 6, एक 3 है एक 6 है, तो कितना आया 9 माइक्रोफैरड। अब दोनों मिला के क्या बन गया, एक बन गया। तो कैसे बन गया, ये बन गया। इसकी दोनों को मिला के एक बनेगा, तो एक प्लेट कहाँ जुड़ेगी, Q से, दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ेगी, N से। तो देखो एक कहाँ जुड़ गई, Q से, दूसरी कहाँ जुड़ गई, N से। अब P, Q और N के बीच एक ही रास्ता है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अब हमें ये पता करना है कि 4.5 माइक्रोफैरड पर कुल विभवांतर कितना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, तुल्य धारिता निकाल लें इस पूरी परिपथ की। अब क्या बचे हैं, सिर्फ 2 संदर्भ बचे हैं। तो इनके कारण तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में तो क्या आएगा, 1/c वाले सूत्र से। तो 1/c डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 4.5 आ गया और ये 9, दोनों का एलसीएम 9 आ गया। 4.5 से 2 बार भाग दिया, 9 में 2 1 में गुणा हो गया, इसी तरह से ये 1 आ गया। तो 2 + 1 यानी 3/9, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 3 9, तो क्या आया, C डैश बराबर 3 माइक्रोफैरड। तो अब हमें क्या पता चल गया, इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता पता चल गई। हमें विभव पता है, तो हम पहले निकालेंगे सबसे पहले आवेश का मान के इसका परिपथ का कुल आवेश कितना है। अभी तक हमने क्या निकाला था कि तुल्य धारिता ज्ञात की थी। तुल्य धारिता कितनी आई थी, 3 माइक्रोफैरड। बैटरी का विभव कितना दिया है, 12 वोल्ट। हम जानते हैं कुल आवेश Q बराबर, यानी आवेश Q बराबर होता है C × V। तो हम इससे मान निकाल लेते हैं Q का। Q बराबर C का मान क्या आया, तुल्य धारिता आई 3 माइक्रोफैरड, सबसे लास्ट में जो आई थी वो 3, और विभव कितना है बैटरी का 12, तो 12 3 36 माइक्रो में है। आवेश का मान कूलम, तो ये आएगा 36 माइक्रो कूलम। तो Q बराबर क्या है, 36 माइक्रो कूलम, ये कुल आवेश आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये चित्र आया था लास्ट में, P N Q और के बीच 12 वोल्ट की बैटरी, दोनों श्रेणी क्रम में है। हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं, जब हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़े थे, कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है, तो 4.5 और 9 पर क्या रहेगा, आवेश का मान समान रहेगा। वो कितना रहेगा, 36 माइक्रोकूलम। तो इस पर भी कितना रहेगा, 36। P और Q के बीच आवेश कितना है, 36। तो Q बराबर C × V से, V बराबर Q/C, 36/C का मान 4.5, क्योंकि इसके सिरों पे निकालने हैं। इसको हम काट देंगे तो क्या मिलेगा, 0 हटा, दशमलव हटाया 0 आ गया, 40/5, 9 से 9 × 45, ठीक है, और 9 से काट 9 चौको 36, तो V बराबर 40/5 यानी 8। तो इस तरह से हम 8 वोल्ट जो मान आएगा P और Q के मध्य में विभवांतर क्या